हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप जानते हैं कि आज टेस्ट है, 6 नवंबर है। उसी का पेपर डिस्कस करने के लिए हम लोग आए हैं। आप लोग कंटिन्यूअस टेस्ट दे रहे हैं, बहुत बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह से और आगे अच्छा करो बच्चों। जितना ही टेस्ट में दमदार प्रदर्शन रहेगा आपका, उतनी ही सफलता आपकी क्या है, ज़बरदस्त होगी, उतनी ही रैंक आपकी आएगी। हर प्रॉपर वे से भैया रेगुलर रहिए, तभी जाके कुछ अच्छा हो सकता है। जितना आप रेगुलर रहेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके जीवन में क्या है, बहुत ही अच्छा होगा। बेटा अभी आप लोगों ने क्या है, एक मूवी देखी थी, RRR मूवी देखी थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस मूवी को अपने जीवन में उतारना है। आप भी उस RRR को क्या है फॉलो करिए, क्या है, कैसे है, कौन सी चीज़ों को उसको देखिए। और बेटा R फॉर रिवीजन हमको लेना है। यहाँ पे R फॉर क्या लेना है, रिवीजन लेना है। ये ध्यान दीजिएगा, R फॉर क्या लेना है, हमको रिवीजन लेना है। रिवीजन अगर इम्पॉर्टेंट नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। मतलब R फॉर क्या, रिवीजन। रिवीजन ज़बरदस्त होना चाहिए, R फॉर रिवीजन। दूसरा R आपको क्या कह रहा है, दूसरा R आपको रैंक, दूसरा R आपको रेगुलर रहने के लिए कह रहा है। देखिए पहला R क्या कह रहा है, रिवीजन। मतलब रिवीजन आप ज़बरदस्त करिए, बार बार रिवीजन करिए। क्लास जो वर्क है, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपका टीचर पढ़ा रहा है, चाहे कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, उसको बार बार आप रिवाइज करिए। क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बेटा हो नहीं पाएगा कुछ। क्योंकि नीट के लिए और कुछ नहीं ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ज़रूरी है। तो पहला काम आपका क्या, रिवीजन होना चाहिए। दूसरा काम आपका क्या है बेटा, रेगुलर आपको रहना है। और तीसरा काम आपको क्या, यहाँ पर ध्यान देना, तब जाके आपकी रैंक बनेगी। तो ये RRR आप लाइफ में ज़रूर उतारिए, ठीक है। R फॉर रिवीजन, R फॉर रेगुलर और R फॉर रैंक, ठीक। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा कि बेटा पढ़ाई इसलिए भूलती है क्योंकि उसको बार बार पलटा नहीं गया है। जैसे एक कहावत कही गई है, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, पढ़ा भूला क्यों, क्योंकि बार बार इसका रिवीजन नहीं हुआ है। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। भाई रोटी जली क्यों, क्योंकि उसको पलटा नहीं गया। पान सड़ा क्यों, क्योंकि उसको भी उल्टा पलटा नहीं गया। घोड़ा अड़ा क्यों, क्योंकि उसकी भी बार बार प्रैक्टिस नहीं कराई गई। और पढ़ा भूला क्यों, क्योंकि उसको वो भी रिवीजन नहीं किया गया। तो ये चीज़ अपने लाइफ में ज़रूर उतारिए। रिवीजन बहुत ही मस्ट है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता है। तो इस RRR के कॉन्सेप्ट को ज़रूर याद रखिए। R फॉर रिवीजन, R फॉर रेगुलर, R फॉर रैंक। कहाँ, नीट में एक बेस्ट रैंक आएगी। तो चलो बेटा आज का टॉपिक जो है देखते हैं, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन आज का टॉपिक है, NCERT क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 में है। अब क्या है भैया, पहला क्वेश्चन हमारा, आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये तो बनाया है, क्या है भैया, बड़ा गजब टाइप का है। देखते हैं। करा है सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चन है। जब तक नीट का कोई पैटर्न सही डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग पिछले पैटर्न पे ही क्या है, अपना एग्जामिनेशन ले रहे हैं। तो एक गन फायर ए बुलेट एज शोन इन द फिगर, द बैरल ऑफ गन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कितने पे है, 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। व्हेन द बुलेट लीव्स द बैरल इट विल बी ट्रेवल एट एन एंगल ऑफ हॉरिजेंटल ऑफ। ये बताओ कि जब यहाँ से बुलेट निकलेगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण पीछे एक झटका मारेगा कि नहीं मारेगा, होगा ना, झटका मारेगा कि नहीं। आप जानते ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, चाहे न्यूटन्स थर्ड लॉ जो भी कहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री नहीं रहेगा, 45 डिग्री से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मोर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 45 डिग्री। ये देखिए मोर देन 45 डिग्री हो जाएगा, गॉज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज द पुश टुवर्ड्स द मूवेबल वेज ऑफ मास 2m। ये देखिए ब्लॉक को इधर लाया जा रहा है, इसका कितना है, 2m है। हाइट इसकी कितनी है बच्चों, h, विथ वेलोसिटी u इसको ला रहे हैं। ऑल द सरफेस आर स्मूथ, मिनिमम वैल्यू ऑफ u, इसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ u पूछ रहा है। फॉर विच द ब्लॉक विल रीच द टॉप ऑफ वेज, अगर इसके टॉप पे क्या है, पहुंच रहा है।
तो मिनिमम वैल्यू आपको क्या है इस पे बतानी है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अब इसके लिए देख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी यूज करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले जब ये ब्लॉक इससे स्ट्राइक करेगा तो ये बताइए ये दोनों सिस्टम क्या करेगा, एक साथ मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले हम इनकी कॉमन वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं। ये देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लगाएंगे भाई, अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो ये देखिए mu इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m और m मिलके कितना हो गया, 3m हो गया, और 3m ये v हो जाएगा, m से m कट गया, इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई कितना हो जाएगा 3। मतलब ये सिस्टम जो है वह u/3 वेलोसिटी से क्या है आगे बढ़ेगा। ये तो कन्फर्म हो गया। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब इस ब्लॉक को ऊपर चढ़ना है, तो इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रयोग करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भैया, ये बताइए, हाफ mu², ठीक है, इक्वल टू कितने हाइट तक जा रहा है, h हाइट तक, ये देखिए mgh हो गया, और प्लस हाफ कितना, दोनों का मास कितना हो जाएगा भाई, वे दोनों भी तो मूव कर रहे हैं, तो 3m और कौन हो गया, ये देखो v का स्क्वायर। ये देखो v आपको पता ही है, v पता ही है, सबको रख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ mu² इक्वल टू mgh और प्लस 1/2, सॉरी 1/2 है, 3m और v कितना दिया गया है बेटा, v दिया गया है यहाँ पे u² बाई कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो इन सबको रख लीजिए, रख के सॉल्व कर लेंगे तो u की वैल्यू आपको यहाँ से आराम से आ जाएगी, और u की वैल्यू जो होगी यहाँ पे √3gh होगी। कितनी होगी, √3gh। चलिए भाई दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल 0। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल 0, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0। मतलब कहा जा रहा है कि लीनियर मोमेंटम, अगर मतलब इन दोनों को आपका रिलेशन बनाना है कि क्या, ये बताइए कि अगर लीनियर मोमेंटम 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और अगर क्या काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो बच्चा ये बताना है क्या लीनियर मोमेंटम 0 होगा। तो बेटा एक बात याद रखो, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और आप जानते हैं, और काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो काइनेटिक एनर्जी 0 तभी हो सकती है कि जब वेलोसिटी 0 हो। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब वेलोसिटी का अस्तित्व ही नहीं है। और ये बताओ जब वेलोसिटी का अस्तित्व नहीं है तो मोमेंटम कहां से आएगा, इसका मतलब पक्का मोमेंटम 0 होगा। और मोमेंटम 0 आपका वेक्टर सम से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 3 वेक्टर अगर क्लोज लूप बना दें, ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, ये 3 क्लोज लूप बना दिए, तो क्या मोमेंटम 0 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन ये बताइए क्या उनकी वेलोसिटी 0 होगी, नहीं, उनकी वेलोसिटी नहीं 0 होगी, मोमेंटम 0 होगा। तो इसीलिए एक बात याद रखिए, अगर क्वेश्चन में कहता काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल 0, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम पक्का है 0 होगा। बोलिए फिर एक बार, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल 0, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम सिस्टम का पक्का है 0 होगा। लेकिन बच्चा एक बात याद रखना, अगर लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल 0, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो, 0 हो। तो इसका मतलब इसमें कौन है, डी वाला ऑप्शन है, बी इम्प्लाइज ए। मतलब बी जो है ए को इम्प्लाई कर रहा है, बी इम्प्लाइज ए बट ए डज नॉट इम्प्लाई बी। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 0 है तो पक्का है कि लीनियर मोमेंटम 0 होगा। लेकिन अगर लीनियर मोमेंटम 0 है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 0 है। तो इसीलिए इसका कौन सा आंसर होगा, डी होगा बच्चों। अब आ जाओ यहाँ पे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या करा, 4 क्वेश्चन। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल वेरी विद द टाइम टी, P इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट है। तो कह रहा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बताना है। तो पहले एक बात बताओ, लीनियर मोमेंटम दिया, लीनियर मोमेंटम से तुम फोर्स से निकाल सकते हो, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बच्चा, फोर्स होता है। तो चलो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका जरा डिफरेंशिएशन करना, ये 0 हो जाएगा, बी टी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये बताओ क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल वेरी विद द टाइम टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो ये बताओ यहाँ पर ये क्या बचा, एक बार जब आपने डिफरेंशिएशन किया लीनियर मोमेंटम को, बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये बताइए, ये 2ct आ गया। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल वेरी विद द टाइम टी कितना आ गया, ये 2ct आ गया। तो ये 2ct आ गया, चलिए भाई 2ct है, ये 2ct आ गया, 2ct आ गया। अब इसमें देख लेते हैं, तो देख लेते हैं, अब देखो
फोर्स एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो ये क्या हो गया, बी तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं है, तो लीनियर पर वेरिएशन हो रहा है, वेरी विद द टाइम इज क्वाड्रेटिक मैंने नहीं, फोर्स डिपेंड लीनियरली ऑन टाइम, यानी लीनियरली इसमें क्या है, डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, लीनियरली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर चलते हैं भाई, देखते हैं, मशीन गन फायर बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड, द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट ए मैक्सिमम फोर्स 140 न्यूटन, हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एन एम वी बाई कितना हो गया, टी हो गया, मतलब हमको एन बाई टी निकालना है, कितना निकालना है, तो चलिए एन बाई टी कितना हो जाएगा जरा देखिए, तो एफ बाई कितना हो जाएगा, एम वी हो जाएगा, एफ बाई कितना हो जाएगा, एम वी। अब बोलिए एफ कितना है, एफ सब कुछ दे दिया गया है, एफ दिया गया है 144 न्यूटन, मास दे दिया गया है 44 ग्राम, और वी दे दिया गया है 1200 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको आप रखेंगे तो ये ठीक ठाक आपका 3 के आसपास आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, तो पांचवें का कौन सा हो जाएगा, डी। फिर आ जाओ 6 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स बाई पाइप ऑफ डायमीटर 1 मीटर, डायमीटर कितना है, 1 मीटर, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1/2 मीटर, 1/2 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, मीटर। द वाटर कम्स आउट एट द होल एट द रेट ऑफ वी, वॉल्यूम दिया गया है 10⁻, देखना 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो 10 इंटू 10⁻, पहले सेंटीमीटर क्यूब को मीटर बदल दिया जाए, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब अपॉन कितना हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है। द रेक्टिमेरी फोर्स एक्सर्ट ऑन हैंड ऑफ द गार्डनर, तो अब फोर्स कितना हो जाएगा भैया, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ये पाइप वाले क्वेश्चन आए, चाहे कोई भी आए, तो इसके लिए याद रखना, फोर्स के लिए मैंने आपको क्लास में ही बोला था, ए रो वी स्क्वायर याद रखना है, ये कहाँ से आया, एम डी वी बाई डी टी से आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए रो वी स्क्वायर, तो ए रो वी स्क्वायर। अब हमको इसमें वॉल्यूम लाना है भैया, तो अगर हम वॉल्यूम ला देते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। तो वॉल्यूम लाने के लिए आइए चलिए हम बदलते हैं, क्योंकि वेलोसिटी नहीं दिया है, तो एफ इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ए रो वाटर की डेंसिटी आपको पता है, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ होती है, केजी पर मीटर क्यूब, ये केजी पर मीटर क्यूब होती है। अब वो वॉल्यूम को कहते हैं लेंथ अपॉन टाइम होता है, तो हम लेंथ अपॉन टाइम को ऐसे बदल दें, वॉल्यूम अपॉन क्या 80 कर सकते हैं, बोलिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा, वॉल्यूम अपॉन 80, अरे वॉल्यूम में एरिया इंटू लेंथ छिपा है, एरिया कट गया, तो इसका मतलब L/T को ही तो V कहते हैं। अब बताओ एक ए से एक कट जाएगा, ये बताओ रो क्या जाएगा, V स्क्वायर अपॉन ए, और क्या जाएगा ये T का स्क्वायर, बताइए वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू दिया गया है, रो की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है, सब अगर रखते हैं, सब अगर सारा रखते हैं तो 6 का जो होगा आपका डी वाला यानी 0.127 न्यूटन आएगा, कितना आएगा, डी आएगा। अब आगे देखते हैं क्या दे रहा है भैया, द मोमेंटम पी ऑफ पार्टिकल इज वेरी विद द टाइम टी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। तो अब कुछ नहीं करना है, ये बताइए इसको डिफरेंशिएट कर देना है या फिर इक्वल टू क्या कर देना है, dp बाई डी टी अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6t हो जाएगा, t की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी 18 न्यूटन आएगा, कितना आएगा 18 न्यूटन आएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 8वां, ए 4 kg ब्लॉक इज द रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस प्लेन, इट इज स्टक बाई ए जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 kg पर सेकेंड, रिलीजिंग वाटर यानी m/t दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 3 kg पर सेकेंड दे दिया गया है, और स्पीड जो दिया गया है वो 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन। तो अब बताओ इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, m में इक्वल टू हम f करेंगे कि नहीं, ठीक, एम में इक्वल टू क्या करेंगे, एफ करेंगे। अब एम में इक्वल टू एफ के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए एम में इक्वल टू एफ कितना हो जाएगा, एफ न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या करोगे बच्चों, बोलो m/t हो गया, और ये क्या हो गया v हो गया। ये बताओ m कितना है 4 है, ये a है, ये m/t कितना है 3 है, ये 4 है, 4 से 4 कट गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ए डिस्क ऑफ मास 1 kg केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली इन एयर फायरिंग बुलेट्स ऑफ मास 0.05 kg ईच वर्टिकली एट इट at the rate of 10 per second if the bullets rebound with the same speed with which these are fired will be। तो ये बताओ बेटा, एक डिस्क है, इसका मास मान लो, डिस्क का मास कितना है EMD है, यहाँ पे क्या है, एक बुलेट जो है ये देखिए फायर की जा रही फिर वापस आ जा रही है,
इसका मतलब क्या होगा, जो बुलेट के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा, बुलेट के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा वह डिस्क के वेट के बराबर होगा। यानी डिस्क का वेट कितना हो जाएगा, mdg हो जाएगा। और बुलेट देखिए वापस भी आ रही है तो इसका मोमेंटम डबल हो जाएगा, यानी n 2mv, और यहाँ पे t आपका छिपा हुआ है, t आपका क्या है, छिपा हुआ है। तो अब देखिए md दे दिया है, md कितना दिया है, ये डिस्क का मास md दिया है। बुलेट का मास कितना दिया है, ये देखिए बुलेट का मास दे दिया गया है बुलेट का मास, और 10 पर सेकेंड n/t की वैल्यू दी गई है। यहाँ से आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो जो 9 का आंसर आएगा वह आपका, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड यहाँ से आपका आएगा, ठीक है ना। उसको सॉल्व कर लीजिएगा सारी चीज़ें, बस ध्यान दीजिए कैसे है। जैसे जो डिस्क है ऊपर की तरफ है, यहाँ से ऐसे फायर किया जा रहा है, तो इसका जो वेट होगा, वेट किसके बराबर होगा, देखिए वेट किसके बराबर होगा, जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसके बराबर होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ए वाटर जेट हैविंग मास पर यूनिट लेंथ, ये देखिए मास पर यूनिट लेंथ दिया है लैम्डा, यानी m/l दे दिया है, m/l कितना दे दिया है, 100 kg पर। वेलोसिटी ऑफ वाटर आउटसाइड v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा था फोर्स एक्सर्ट बाय जेट ऑन वॉल, यानी फोर्स एक्सर्ट करना है, तो फोर्स एक्सर्ट करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। अब इसके लिए फोर्स के लिए देखिए फिर वही फार्मूला, कौन सा फार्मूला, न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या करेंगे, mv/t करेंगे, t करेंगे। अब l से हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि m/l की वैल्यू दी गई है और l/t को v कहते हैं। तो ये देखिए m/l को लैम्डा कहेंगे और ये v का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए लैम्डा की वैल्यू दिया गया है, हाँ दिया गया है लैम्डा की वैल्यू। क्या v की वैल्यू दिया गया है, एकदम दिया गया है। जब लैम्डा और v की वैल्यू दी गई है तो क्या यहाँ से फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा कि नहीं, एकदम फोर्स एक्सर्ट होगा। और यहाँ जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 400 न्यूटन आएगी। कितनी आएगी, 400 न्यूटन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, सब एक एक लाइन के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बेटा। ऐसे ही नीट में क्वेश्चन आते हैं भाई, डॉक्टर बनने के पहले, डॉक्टर बनने के बाद, याद रखना ये छोटी छोटी बात। उतने ही ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान दें। अब 1 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ये देखो इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऑन लेंथ ऑफ मास 4 kg, मास क्या है 4 kg, प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम विल बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम पूछ रहा है। तो बेटा याद रखो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा है, तो जब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब इसका मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मोमेंटम कंजर्व होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, यानी मोमेंटम क्या है, p क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देखो 1 kg किधर की तरफ जा रहा है, 1 × 20 I कैप में जा रहा है, और बड़े वाले ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है। अब इसके बाद दोनों का क्या हो जाएगा भैया, दोनों का 1 + 4 कितना होगा, 5, और ये देखिए ये v फाइनल आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, यानी b फाइनल सॉरी 5 नहीं है, b फाइनल है, b फाइनल कितना हो जाएगा, 4I कैप, यानी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन देखो, करा एक 2 kg ब्लॉक है अटैच विद द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इतना, 2 kg ब्लॉक मूविंग इन द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक विद द स्प्रिंग अटैच टू 2 kg ब्लॉक, देन स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। तो देखो स्प्रिंग का कोई मास तो दिया नहीं है, कोई भी मास नहीं दिया है। अब ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही चलेगा, किससे, क्योंकि और पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। तो जब पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 × कितना, 2 × 10 I कैप प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा। अब ये देखिए दोनों जाके जुड़ गए, तो 4 कितना हो जाएगा, v फाइनल। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 12 का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, 12 का a। 13 क्वेश्चन बहुत ही आसान, स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन द अकाउंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के किस नियम के अनुसार स्विमिंग पॉसिबल है, थर्ड लॉ के अनुसार है। चलो भैया ये हो गया। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या करा है कि स्फीयर ऑफ मास m इज द केप्ट ऑन द इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ फिगर। एक छोटा सा मास है, ये देखो, उसको क्या कर रहे हैं हम, ये इन सारे स्प्रिंग से उसको क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं। 5 है, कितना है बेटा, 5 है।
apply a force F on the sphere. With what acceleration force will move immediately after this particular spring is cut. तो बेटा एक बात याद रखो, ये F जो है इसको इक्विलिब्रियम में लाया है, ठीक है। ये F ही मतलब सारे फोर्स के बराबर है, तभी तो इक्विलिब्रियम में है। मतलब इसका मतलब सपोज करो इस पे F1 हो, इस पे F2 हो, इस पे F3 हो, इस पे F4 हो, इस पे F हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब F प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 और प्लस F4 कितना हो जाएगा? माइनस F हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यानी इसका मतलब ये सब एक तरफ, ये सब एक तरफ। अगर इसको हटा दिया जाएगा तो इतने रिजल्टेंट फोर्स के कारण स्प्रिंग क्या आगे की तरफ बढ़ेगी। यानी एक्सेलरेशन जो हो जाएगा नेट फोर्स हो गया कितना? माइनस F अपॉन कितना हो गया? मास। और ये कौन सा है? सी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी वाला है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए फिगर क्या कर रहा है। फिगर शो द पोजीशन टाइम ग्राफ। एकदम बेसिक चीज़ें हैं ताकि आप उनके डिफिनीशन को समझें। फिगर शो द पोजीशन टाइम xt ग्राफ ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम। मास कितना दिया है बेटा? 500। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इम्पल्स रिसीव्ड बाई बॉडी। अब आप ये बताइए इम्पल्स क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। और चेंज ऑफ मोमेंटम कब होता है? जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है। तो अब इस ग्राफ से आप क्या देख सकते हैं? इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी कब चेंज हो रही है। तो आप देखिए बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 2 सेकंड के बाद चेंज हो रही है। देखिए इधर की तरफ ये क्या है? xt ग्राफ है, पॉजिटिव स्लोप है, और ये देखिए इधर की तरफ निगेटिव स्लोप है। तो ये बताइए 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब पक्का है कि क्या है? मोमेंटम भी क्या है? यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इम्पल्स रिसीव्ड बाई बॉडी, यानी 2 सेकंड आंसर होगा इसका। तो ये हो गया। फिर आइए 16। ए मैन वेट 80 kg स्टैंड ए वेटिंग मशीन लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल। अब एक बेटा ये बताओ, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आप जानते हैं कि लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से मूव करता है तो r इक्वल टू mg प्लस ए, नीचे आता है तो r इक्वल टू mg माइनस ए। लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो r इक्वल टू mg होगा, और r इक्वल टू अगर mg होगा तो ये देखो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg, मतलब उसका नॉर्मल रिएक्शन। m कितना? 80 इंटू 10 यानी 800 न्यूटन होगा। कितना होगा? 800 न्यूटन। फिर देखते हैं बेटा 17 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए विस्कस फोर्स भी कॉन्टैक्ट हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, बॉयंस फोर्स भी। ये जो लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होता है। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? सी है। 17 का सी है। अब आइए 18 क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन में क्या है? मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाई ए स्ट्रिंग ए एंड अदर स्ट्रिंग सी इज द कनेक्टेड टू इट्स द लोअर एंड इफ सडनली जर्क इज गिवन टू सी देन। तो एक बात याद रखिए, देखिए अगर सी को हम सडनली जर्क दे रहे हैं, ऐसे ये रस्सी लगी हुई है, सी को ऐसे झटक रहे हैं, तो जब सी को झटक रहे हैं तो एनर्जिया क्या होगा? सी से ए में ट्रांसमिट तो कर नहीं पाएगा भाई, तब तक नहीं ट्रांसमिट कर नहीं पाएगा। और जब ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? सी वाला पहले टूटेगा। लेकिन यही अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि स्टीडली आराम से होले होले अगर खींच रहे हैं, ये देखिए आराम से खींच रहे हैं, तो इसका मतलब एनर्जिया क्या होगा? सी से ए में ट्रांसमिट हो जाता, और फिर तब रस्सी सी नहीं टूटती। कौन सी रस्सी टूटती? ए वाली टूटती। तो सडन जर्क देने पे सी टूटेगा, और आराम से खींचने पे कौन सा टूटेगा? ए वाला टूटेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे द पोर्शन BC ऑफ स्ट्रिंग विल ब्रेक। यानी कौन सा? अगर सडन जर्क देंगे तो कौन सा पोर्शन? BC। आराम से तो कौन सा? AB। ये 18 का हो गया बी वाला। फिर चलो भैया ये देखो 19 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। करा 10 1 रुपीज कॉइन्स आर पुट ऑन टॉप ईच अदर। मतलब 10 सिक्के हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 8 9 और ये 10 हो गए। फिर कह रहा है कि द 6th कॉइन ऑन 7th रिएक्शन ऑफ द, मतलब छठवें कॉइन पे क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6। अब ये बताओ बेटा छठवें कॉइन पे जो फोर्स लगेगा वह इनके कारण थोड़ा लगेगा, वह इन चारों के कारण लगेगा, और चारों कारण कितना लगेगा? 4 mg लगेगा। तो आंसर क्या होगा इसमें? इन जो चार उसके ऊपर होंगे उसी कारण लगेगा ना, तो 4 mg होगा। क्या होगा? 4 mg। अब आ जाओ 20 क्वेश्चन में क्या कर रहा है? A string of negligible mass going over a clamped pulley of mass m support a block of mass m as shown in the figure. The force on the pulley by clamp is given by
मतलब पुली पे फोर्स निकालना है। तो पहली चीज़ तो ये बताओ रस्सी में टेंशन क्या होगा। रस्सी में टेंशन जो इसका वेट होगा mg वही रस्सी में टेंशन भी होगा, ये ध्यान दीजिएगा, वेट mg। तो यानी T किसके बराबर हो गया, कैपिटल mg के बराबर हो गया। अब देखिए पुली पे दो फोर्स लगने लगे, ये टेंशन T भी है, टेंशन T है कितना mg है, और एक पुली पे कितना इसका वेट mg भी लगने लगा, और एक जो लटका हुआ है कैपिटल mg वो भी लगने लगा। तो अब आप वेक्टर जानते ही होंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स में F इक्वल टू क्या करोगे, अंडर रूट ये देखो mg का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा m प्लस m g का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है भैया, ये आपका डी वाला ऑप्शन है। कौन सा है, ये देखिए डी वाला ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये ध्यान दें। फिर आगे आए, आगे देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन 21 क्वेश्चन करा, 3 डायग्राम दिए गए हैं और कहा किसमें रस्सी में टेंशन सबसे ज़्यादा होगा और क्या होगा, क्या रिलेशन। तो बेटा टेंशन के लिए आप लोग फार्मूला जानते ही हैं। इसमें टेंशन क्या होगा, इसमें एक्शन रिएक्शन के कारण टेंशन T जो होगा वह किसके बराबर होगा, इसके वेट के बराबर होगा। मतलब ये टेंशन किसके बराबर होगा, इसके वेट के। तो यहाँ पहले वाले केस में TA इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg का मतलब हो जाएगा 20 न्यूटन। अब इसमें टेंशन देखिए, इन दोनों में टेंशन मास इधर उधर एक्सचेंज कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। इनके लिए टेंशन का फार्मूला अब जानते हैं, टेंशन का फार्मूला पुली से लटके हुए टेंशन का फार्मूला क्या होता है, m1 m2, ये देखिए बी और सी का m1 m2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है, शॉर्टकट याद रख रहिए, और अपॉन m1 प्लस m2। पुली अगर होगा, पुली में तो अल्फा और बीटा 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो पुली है नहीं, यहाँ पे एक 90 डिग्री है, एक 0 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब देखिए m1 प्लस m2, जी तो रहेगा ही, सॉरी जी तो रहेगा ही। जब इसको रखेंगे तो अब ये आएगा कितना, 2 और 3 2 और 3 ये, यानी 20/3 आएगा। कितना आएगा, 20/3 न्यूटन। अब देख लीजिए क्या है, बी और सी आपस में बराबर है, ए आपका 20 न्यूटन है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए ज़्यादा है, बी और सी आपस में बराबर है, इसका मतलब बी वाला आंसर है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं 22 क्वेश्चन क्या करा है। ए मास m इज द हंग विथ ए लाइटर इन ए मास m इज द हंग विद द लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इज, हॉरिजॉन्टल पार्ट में टेंशन निकालना है। तो देखो बेटा इसका वेट कैसे लगेगा, mg नीचे लगेगा, रस्सी में टेंशन क्या होगा T1, यहाँ टेंशन क्या होगा T2। इस T1 को दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, ये देखो इसके पास वाला क्या हो जाएगा T1 cos 30 और ये क्या हो जाएगा T1 sin 30। चलिए भाई तोड़ते हैं, ये बताइए T1 sin 30 किसके बराबर होगा, ये देखिए T1 sin 30 mg के बराबर होगा। sin 30 1/2 होता है, या T1 इक्वल टू क्या हो गया 2mg, T1 इक्वल टू क्या हो गया 2mg हो गया। ये T1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी 2mg के। अब T2 किसके बराबर होगा भाई, T2 जो होगा वह T1 cos 30 के बराबर होगा इक्विलिब्रियम में। क्यों, इधर वाला फोर्स जो होगा वह किसके बराबर होगा बेटा, इसके बराबर होगा। यानी T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा T1 कितना है भाई, ये बोलिए T1 कितना है 2mg, और cos 30 कितना है भाई, cos 30 है √3/2 होता है, इसका मतलब mg √3 है। कोई आंसर एकदम है, 22 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए नेट एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक आपको फाइंड करना है। डायग्राम में आप देख रहे हैं नेट एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक आपको फाइंड करना है। नेट एक्सेलेरेशन ऑफ क्या 2 kg ब्लॉक। तो बेटा एक बात ये बताओ, इस रस्सी में कितने का फोर्स है F, यही इसमें भी फोर्स F होगा, यही इसमें भी फोर्स F होगा, इसमें कितने का फोर्स होगा 2F। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है 2F फोर्स से ऊपर जा रहा है। नहीं, अरे भाई वेक्टर से F मिलके कितना हो जाएगा 2F हो जाएगा कि नहीं। तो ये जो ब्लॉक है वे 2F फोर्स से ऊपर जा रहा है। और बेटा इसका वेट कितना हो जाएगा, ये बताओ, इसका वेट होगा mg। कितना होगा वेट, ये बोलो ना, इसका वेट कितना हो जाएगा mg हो जाएगा। तो mg का मतलब कितना होता है 2 × 10। अब क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन, ये बताओ, एक्सेलेरेशन 2 × a, फ्री बॉडी डायग्राम ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला फोर्स बड़ा है 40 और -20, या a इक्वल टू 20/2, यानी कितना हो जाएगा 20/2 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। किधर की तरफ हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में।
फिर आते हैं बेटा ये विथ वाट मिनिमम एक्सलेशन कैन फायरमैन स्लाइड डाउन ए रोप हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 5/4 ऑफ हिज वेट मैक्सिमम ऑफ फायरमैन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बताइए वेट किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, और ये 5/4 ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 5/4 mg माइनस mg इक्वल टू कितना हो जाएगा m में। क्यों भैया, फायरमैन अगर सरक रहा है तो नीचे की तरफ उसका क्या है वेट है, ऊपर की तरफ उसका क्या है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है जो 5/4 mg है। अब कितना बचेगा, ये इसमें से ये जाएगा g/4, कौन सा आंसर होगा g/4। ठीक है, छोटे छोटे ये देखो 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। 25 में क्या करा है, सिस्टम शोन इन द फिगर इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम शोन इन द फिगर इन इक्विलिब्रियम एंड रेस्ट द स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर मासलेस। नाउ द स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग को क्या कर देना है कट। द एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m एंड m जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स देख लेते हैं बेटा, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा। स्प्रिंग फोर्स देखिए kx ऊपर की तरफ होगा और ये kx जो है ये 3mg के बराबर होगा, बोलो 2m और ये मिलके 3mg होगा। अब जब इसको हम कट कर देंगे नीचे वाले को, तो नीचे वाले को कट कर देंगे, तो अब जरा फ्री बॉडी डायग्राम नीचे वाले का देख लीजिए, m इसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा। अब mg नीचे की तरफ लगेगा तो यही इसको एक्सेलरेशन फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। तो इसका मतलब m में इक्वल टू क्या हो गया mg, ये एक्सेलरेशन है इक्वल टू क्या हो जाएगा g। तो इसका मतलब g क्या होगा, दूसरे वाले का क्या होगा g डाउनवर्ड होगा, g क्या होगा। अब इसका देखते हैं, इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं 2m का। तो 2m पे 3mg ऊपर की तरफ लग रहा है, 2mg नीचे की तरफ लग रहा है। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अब इसमें ये वाला बड़ा है 3mg बड़ा है, क्यों देखिए 3mg बड़ा है ना, तो 3mg माइनस 2mg या a डैश इक्वल टू क्या होगा बताइए g हो जाएगा। और ये किधर की तरफ होगा अपवर्ड, और ये क्या होगा डाउनवर्ड। ना 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 3 में से अच्छा सॉरी इधर 2m होगा, 2m नहीं किए, तो ये देखो ये अपवर्ड होगा और ये डाउनवर्ड होगा। कौन सा ऑप्शन होगा g/2 अपवर्ड एंड g डाउनवर्ड। 25 का ए वाला ऑप्शन होगा, 25 का ए। 26 देखते हैं, करा कि एक ब्लॉक है 4 kg का जो 2 स्प्रिंग से लटका हुआ है। अब बेटा दोनों स्प्रिंग मासलेस हैं, तो करा कि इनकी रीडिंग क्या होगी। तो ये बताओ टेंशन तो सब में समान होगा, तो जब क्योंकि मासलेस है ना, अगर मास होता तब तो टेंशन अलग अलग होता, तो टेंशन तो सब में समान होगा। और बेटा जब टेंशन सब में समान होगा तो इसका भी वही मेजर करेगा, ये भी वही मेजर करेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा 4 kg एंड 4 kg, 4 kg एंड 4 kg। फिर आइए 27वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अगर हम साइकिल का पैडलिंग करते हैं तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा कैसे होती है। तो बेटा एक बात याद रखो, एक होता है पैडलिंग करना और एक साइकिल इनर्शिया के कारण चलती है। व्हेन पैडलिंग स्टार्ट, व्हेन पैडलिंग स्टॉप। ठीक है, तो जब हम पैडलिंग कर रहे हैं, इन केस ऑफ पैडलिंग, तो पैडलिंग के केस में एक बात याद रखिए, जब पैडलिंग हम करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम ये देखो ये इस तरह से पहले साइकिल पे इस तरह से फोर्स प्रेस करते हैं पहिए पे। जब पहिए पे हम फोर्स प्रेस करते हैं तो ये जो होता है पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है। तो जब ये पीछे की तरफ फोर्स लगाता है और फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा क्या होती है अप्लाइड फोर्स के विपरीत, तो पैडलिंग के केस में पीछे वाले पहिए पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे होता है और ये वाला पहिया इनर्शिया के कारण चलता है, तो इसीलिए इस पे फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा क्या होती है। तो इसीलिए क्या है इसमें इन केस ऑफ पैडलिंग रियर व्हील पे क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इन द फ्रंट व्हील होगा। और जब हम पैडलिंग स्टॉप कर देते हैं तो साइकिल का पहिया क्या है इनर्शिया के कारण चलता है और उस कंडीशन में दोनों पहियों पे फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत होती है। ये 27 हो गया। फिर देखिए 28 क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कर द रियर साइड ऑफ ए ट्रक इज ओपन एंड बॉक्स ऑफ 40 kg मास इज प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड। ये देखिए 5 मीटर पे है, सॉरी ये 5 मीटर नहीं है, ये 5 मीटर है ओपन एंड, ये 5 मीटर है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस वेलो इज 0.15 ऑन ए स्ट्रेट रोड द ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and accelerated with the 2 meter per second square. Find the distance traveled by the truck by the time box falls from the truck.
तो हम ये देख लेते हैं कितने समय में ये ब्लॉक जो है नीचे गिर जाता है। जितने समय में ये ब्लॉक नीचे गिर जाता है उतने समय में ये ट्रक आगे की तरफ क्या है, बढ़ेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लगाया ही होगा आप लोगों ने। तो अब देख लीजिए कितने समय में ये ब्लॉक नीचे की तरफ गिर जा रहा है, कितने समय में ब्लॉक नीचे की तरफ गिर जा रहा है। तो आ जाओ भाई, देखिए कितने समय में ब्लॉक नीचे की तरफ गिर जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, बड़ा अच्छा तरीका है। और बड़े अच्छे तरीके का मतलब क्या है, ये देखो ब्लॉक पे क्या लग रहा है, एक सूडो फोर्स लग रहा है एम में। सूडो फोर्स इधर लग रहा है तो इसका मतलब इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ये देखिए सूडो फोर्स अगर इधर लग रहा है तो इधर की तरफ क्या है, एक फोर्स लग रहा है। अब हम जरा इसका एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं, किसका एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो इसका एक्सेलेरेशन एम ए डैश इक्वल टू एम ए माइनस कितना, एफ। चलिए भाई एम ए माइनस एफ हो जाएगा। ये 40 हो गया, ये ए डैश हो गया, और ये बताइए क्या है, ये एम में कितना होगा, उसका मास कितना है, 40 है। और सूडो एक्सेलेरेशन कितना है भैया, एक्सेलेरेशन जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितना है 2। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है भैया, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू एम जी ही होगा, यहाँ म्यू 0.15, एम कितना है 40, और जी कितना है जरा देखिएगा 10 है। ये 10 है तो ये देखिए 40 ए डैश इक्वल टू 80 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ये देखिए हो गया, यानी ये हो गया कितना हो गया, 40 4 हो गया और 100 15 हो गया, 15 चौके 60 हो गया। ये चलिए ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/40 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन हो गया किसका, ये ब्लॉक का एक्सेलेरेशन हो गया। इस एक्सेलेरेशन से ब्लॉक जो है बाहर की तरफ फेंकाएगा। अब उसको नीचे गिरने में कितना डिस्टेंस तय करना है, खाली 5 मीटर तय करना है। तो देख लेते हैं कितने समय में वो नीचे गिरता है। तो कितने समय में ब्लॉक नीचे गिरता है, 5 इक्वल टू 0 प्लस हाफ टी का स्क्वायर, या टी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया। अब इसी समय में ये ट्रक जो है आगे की तरफ जाएगा, और ट्रक आगे किस एक्सेलेरेशन से जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब यस ट्रक का देख लेते हैं, यस ट्रक का देख लेते हैं 0 प्लस हाफ ए कितना है ट्रक का, 2 है, और टी स्क्वायर कितना है 20, 2 कट गया। इसका मतलब ट्रक आगे की तरफ कितना बढ़ा, 20 मीटर बढ़ा। कितना बढ़ा, 20 मीटर बढ़ा। फिर देखिए 29 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, उन पे विशेष ध्यान दें, वही क्वेश्चन आते हैं और वही मैं टेस्ट में दे रहा हूँ। टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन कि आप मैक्सिमम कर सकें, आपको लगे कि आप नीट के एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। तो what will be the minimum value of mass m so that system will not move। मतलब इस m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी अगर सिस्टम मूव न करे, तो भैया क्या होगा, इसका वेट जो होगा इसके फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा, तभी तो सिस्टम मूव नहीं करेगा। तो इसका वेट कितना हो जाएगा 2 × g, अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा म्यू 8 प्लस m इंटू जी, क्यों ये फ्रिक्शन होगा, जी कट गया। 2 इक्वल टू म्यू कितना है जरा बताना, म्यू है 0.2 और 8 प्लस एम कितना है, 8 प्लस एम है तो निकालना है। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे कितना, 10 में से 8 जाए 2 kg, कितना kg हो गया 2 kg, यानी 29 का कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान देना 29 का जो है वह ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 30 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन का रहा, इन द गिवन अरेंजमेंट 2 blocks are placed on the horizontal surface such that coefficient of friction between the blocks and the floor is mu equal to 0.2, then tension in thread connecting the road to block is, आपको टेंशन बताना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा। भाई ये भी तो चेक करना जरूरी है कि ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। तो इसके लिए दोनों का जरा फ्रिक्शनल फोर्स देख लीजिए, F इक्वल टू फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.2, मास कितना है 5 और 4 9 है, और जी कितना है 10 है, इसका मतलब 18 न्यूटन आ गया। अरे बाप रे बाप,
ये देखो अप्लाइड फोर्स कम है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स 18 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन है, क्या इसको खींच पाएगा? क्या बॉडी में कोई मोशन है? नहीं है। अब हम पहले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम करके हम टेंशन को निकाल लें। तो चलो भैया पहले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कर लो। ये देखो 12 न्यूटन, ये देखो टेंशन इधर की तरफ, इसका फ्रिक्शन इधर की तरफ। तो बोलो कोई मोशन नहीं है तो 12 इक्वल टू क्या होगा? टी प्लस एफ होगा, या 12 इक्वल टू टी कितना है भैया ज़रा बताएंगे? टी कितना है? टी है, निकालना है भाई। एफ कितना है? एफ 0.2 और इसका मास कितना है? 5 और ये कितना हो गया? 10। तो इसका मतलब टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 यानी 2 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन। टेंशन कितना हो गया? 2 न्यूटन हो गया। ठीक है भाई। अब आ जाइए इसमें 31 में क्या कर रहा है? द एंगल ऑफ रिपोज फॉर ए रफ सरफेसेस फाउंड टू बी थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर दैट सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर दैट सरफेस विल बी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा फॉर दैट सरफेस विल बी। तो बेटा आप जानते ही हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू क्या होता है? 1037 डिग्री, और 1037 डिग्री क्या होता है? 3/4। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला होगा। कौन सा होगा? डी वाला होगा। अब आइए यहाँ देखिए, ये ब्लॉक जो है रेस्ट पे है। क्या करा है? ब्लॉक ऑफ मास एम इज एट रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब ये रेस्ट पे है और इसका फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा ये बताइए। अगर रेस्ट पे है तो ये बताओ ये एफ की है कि नहीं, और इधर की तरफ ये नीचे एम जी लग रहा है, और ये वाला कंपोनेंट थीटा है, तो ये बेटा ये एम जी कॉस थीटा हो गया, और ये क्या हो गया? एम जी साइन थीटा हो गया। तो ये बताइए इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा? एफ इक्वल टू जो होगा एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? हाँ रेस्ट में है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? एम जी साइन थीटा। फिर देखिए 33 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ए यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल टॉप ऑफ टेबल। मान लो भैया एक टेबल है, इस पे एक चेन क्या है? इस तरह से है, और क्वेश्चन कर रहा है कुछ पोर्शन उसका नीचे की तरफ क्या है? लटका हुआ है। तो मान लीजिए टोटल लेंथ यल है, और ये लेंथ कितना है? यल है, और ये कितना होगा? यल माइनस यल हो जाएगा, यल माइनस यल हो जाएगा। ठीक है। कह रहा फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.25 है, तो आपसे यल बाई यल पूछा जा रहा है, मतलब यल बाई यल इंटू 100 पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो नीचे का वेट होगा, जो ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसके बराबर होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो होगा, मतलब जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा वह क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन कोफिशिएंट हैंगिंग पार्ट अपॉन पार्ट लाइंग ऑन टेबल, यानी यल अपॉन किसके बराबर होगा? यल माइनस यल। ये भी कह सकते हैं, शॉर्टकट में पढ़े होंगे सब लोग। अब क्या हो गया? यल इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू यल माइनस म्यू यल। इसको इधर कर दीजिए, यल कॉमन हो गया, 1 प्लस म्यू बचा, और ये क्या हो गया? म्यू यल। अब बताइए हमको यल बाई यल निकालना है, तो बोलो यल बाई यल इक्वल टू म्यू अपॉन कितना हो जाएगा? 1 प्लस म्यू। यल बाई यल इक्वल टू म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। म्यू की वैल्यू 0.25 है, 0.25 रखिए, यहाँ 0.25 रखिए, 1.25, 1/5 इंटू 100 कितना आएगा? 20%। 1/5 इंटू 100 कितना आएगा? 20% आएगा ना बेटा। तो ये इसका आंसर 20% हो जाएगा। फिर देखते हैं 34 क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया। 34 क्वेश्चन कर रहा है लाइन मैन ऑफ मास 60 kg होल्डिंग ए वर्टिकल पोल। देखिए भैया एक पोल है, और ये भाई साहब ये लाइन मैन है। क्या है? लाइन मैन है। इनका मास कितना है? 60 kg है। कितना है? 60 kg। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन हिज हैंड एंड पोल इज 0.5। कितना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा? 0.5 है। कितना है? इफ ही इज एबल टू क्लाइंब अप द पोल व्हाट इज द मिनिमम फोर्स विच द शुड प्रेस द पोल विथ हिज हैंड। इसका मतलब इसको मोशन जस्ट स्टार्ट मान के चलते हैं, तो जो ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? वेट के बराबर हो जाएगा। एम जी इक्वल टू क्या? फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू एन। एन क्या? जो हाथों से इस पर लगाया है। एम मास इसका कितना है? 60। जी इसका कितना है? 10। म्यू कितना है? म्यू 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 नहीं दिया है क्या? 0.5। और ये कितना दिया है? एन दिया है। तो 600, ये देखिए 600 अपॉन 1/2 हो गया एन, यानी 1200 न्यूटन हो गया। कितना हो गया? 1200 न्यूटन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35।
मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सो दैट 1 kg विल नॉट फॉल डाउन विल बी, मतलब कितना मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी होगा कि भैया 1 kg जो है नीचे की तरफ ना गिरे, नीचे की तरफ ना गिरे, 1 kg जो है वह नीचे की तरफ ना गिरे। ठीक है भाई। तो अब एक बात बताओ, इसके लिए क्या करोगे भाई, ये रोटर दिया गया है और बताओ रोटर में कौन सा फोर्स लगता है भाई, रोटर में लगता है नॉर्मल रिएक्शन की तरफ कौन फोर्स लगेगा, ये एन है, ये होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। और बताओ इसका वेट mg नीचे की तरफ है और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ है। तो अगर ये ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब mg फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, यानी mg जो है वो किसके बराबर है, mg इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब लेस देन इक्वल देन होता है, लेकिन मैं चूँकि इक्वल पूछा है तो इसीलिए मैं कुछ लेके नहीं चल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ। mg इक्वल टू एफ क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर, एम कट गया, ओमेगा आपसे पूछा है, ओमेगा इक्वल टू रूट में g बाई कितना होगा, जी बाई अरे भाई म्यू भी तो रहेगा, हाँ म्यू, जी बाई म्यू आर। अब जी दिया ही है 10, म्यू दिया ही है, आर 40 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज कर लेना, मीटर में चेंज करोगे नहीं आएगा। अब जब सब रखेंगे तो 10 रेडियन पर सेकेंड आएगा, कितना आएगा, 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपके 35 क्वेश्चन हो गए। फिर अब आप 15 क्वेश्चन और देखिए जो सेक्शन बी के हैं। चलो बच्चों अब आगे देखते हैं 36 क्वेश्चन क्या कहता है सेक्शन बी में। आइए, सेक्शन बी में आपको इन 15 क्वेश्चनों में से कोई 10 क्वेश्चन ही करने हैं। और ये अब देखिए नया क्या आता है रूल, क्या आपके 45 क्वेश्चन ही आएंगे या 50 क्वेश्चन आएंगे, ये तो पता चलेगा, क्या चॉइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही मिलेगा। तो अभी हम लोग पुराने पैटर्न पे ही इसीलिए क्या एग्जामिनेशन करा रहे हैं, अब नया क्या होगा देखा जाएगा। आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करा इंसेक्ट क्रॉल्स ऑफ ए हेमीस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड इंसेक्ट इज 1/3। If the line joining the center of hemispherical surface to the insect makes an angle alpha with the vertical, the maximum possible value of alpha, अल्फा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, ये अल्फा दे रहा है। इसका मतलब वेट mg नीचे की तरफ होगा और कीड़े पे रिएक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा। ये आपका क्या होगा, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये mg cos अल्फा होगा, ये mg sin अल्फा होगा। क्यों भाई, और पीछे की तरफ क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, पक्का फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो कहा जा रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड इंसेक्ट इज 1/3। तो ये बताओ यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपसे कहा जा रहा है, क्या होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो आप इस सिमिलरली ये भी कर सकते हैं कि 10 अल्फा कितना हो जाएगा, म्यू के बराबर होगा। यहाँ बोलिए म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 10 अल्फा हो जाएगा। म्यू है कितना, 1/3, और 10 अल्फा क्या होता है, 1/cot अल्फा होता है। तो इसका मतलब आप तुरंत बता सकते हैं कि cot अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो cot अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ देखिए 37 क्वेश्चन में 3 ब्लॉक विथ मास m, 2m एंड 3m आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F applied on the block, the masses move upward at a constant speed. What is the net force on the block of mass 2m? तो ये बताओ जब सबकी स्पीड कांस्टेंट है तो ये बताओ न्यूटन के सेकंड फार्मूले से बच्चों dv/dt, स्पीड कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, 0, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 होगी तो इसका मतलब इसका फोर्स क्या होगा, 0, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या करा है, सब प्यारे क्वेश्चन है, छोटे छोटे, सब छोटे छोटे एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। क्या करा है कि इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, चेंज ऑफ मोमेंटम बताओ। ऐसे आते भी हैं, डेल्टा m इक्वल टू m, v माइनस क्या कर देंगे, u कर देंगे, v भी रख देंगे, u भी रख देंगे, सब सारी वैल्यू को रख देंगे, v याद रखना माइनस हो जाएगा, यानी -v माइनस u, क्योंकि वापस हो रहा है ना, तो -v माइनस u हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला आएगा -0.9 i कैप प्लस 1.2 j कैप। अब देखिए ये क्या करा है, हॉकी प्लेयर इज मूविंग नॉर्थ, चलिए नॉर्थ, सडनली वह किधर की तरफ मुड़ गया, वेस्ट। करा फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा क्या होगी, तो ये बताइए फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा, ये फोर्स अप्लाइड किधर कर रहा है, इधर की तरफ, भाई फोर्स अप्लाइड किधर कर रहा है। और आप जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा क्या होती है, अप्लाइड फोर्स के विपरीत। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में हम देख सकते हैं इस वेक्टर को उल्टा करके, ये देखिए अपोजिट करके हमने देख लिया,
तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ हो गया, ये कौन सा हो गया, वेस्ट हो गया। तो अब यानी जब मुड़ रहा है तो मुड़ने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाइड होगा वो किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग साउथ वेस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग साउथ वेस्ट हो जाएगा। किधर हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो ये सी वाला ऑप्शन होगा 39 का सी। अब देखते हैं 40 क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है और फोर्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मास भी निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट से जरा वेलोसिटी निकाल देते हैं। वेलोसिटी v क्या होगा, p प्लस 2qt और प्लस 3rt का स्क्वायर। ठीक है, 3rt का स्क्वायर। अब देखिए फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स F इक्वल टू एम डी बी बाई कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये देखिए फोर्स F इक्वल टू एम डी बी बाई डी टी। अब ये देखिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। एम कितना है 2 और डी बी बाई डी टी कितना हो गया भैया, डी बी बाई डी टी हो गया 2q और प्लस 6rt। ये हो गया, क्यों, ये तो हो गया। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है और वैल्यू भी दी गई है। ये देखिए F इक्वल टू क्या दिया गया, 2, q कितना दिया गया जरा बताना, 4, 6r कितना दिया गया बताना, 5, t कितना दिया गया जरा बताना, 2। अब कितना हो जाएगा, 2, 8 प्लस 32, 8, 40 दूना। ये क्या हो गया भैया, कहीं गड़बड़ हो गया क्या? एक मिनट देखते हैं कहीं गड़बड़। R5 हो गया था। ओ अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गया। 6 5 जा 30, 2 जा 60 आएगा, सॉरी 68, 2 जा 36 न्यूटन। कितना हो गया, 36 न्यूटन। छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा, बहुत छोटे छोटे। अब आ जाओ 41 में देखिए, 2 बिलियर्ड बॉल A एंड B ईच ऑफ मास 50 ग्राम एंड मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड इतना। कोलिजन का समय बहुत कम है, तो कहा जा रहा है कि इम्पल्स क्या होगा। तो इम्पल्स क्या होगा बेटा, इम्पल्स F इक्वल टू एम चेंज ऑफ मोमेंटम v माइनस यू। अब बताइए कोलिजन के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बस। प्लस एम कितना है भाई, एम है देखिए 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब इम्पल्स कितना हो जाएगा, ये 0.5 न्यूटन सेकेंड। कितना हो जाएगा, 0.5 न्यूटन सेकेंड। फिर आइए 42 क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज एक्टेड अपॉन बाई 2 परपेंडिकुलर फोर्स 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। ठीक है, द रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी, मान लो 6 न्यूटन ये है और 8 न्यूटन ये है। ठीक है, अब रिजल्टेंट ये कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। पाइथागोरस थ्योरम से क्यों हो जाएगा, या वेक्टर रूल से हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए। एक्सेलेरेशन क्या हो गया, नेट फोर्स 10 अपॉन क्या, मास 10 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इधर से अगर आंसर देखेंगे तो इधर से आंसर देखिए, 10 अल्फा की वैल्यू किधर आएगी, 10 अल्फा की वैल्यू 8/6, 8/6 का मतलब 4/3, यानी 6 न्यूटन से 4/3 आ रहा है। ठीक है, 6 न्यूटन से 4/3 आ रहा है और 8 न्यूटन से 3 यानी बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, ए और सी करेक्ट है। फिर देखिए 43 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ 1 kg स्टेशनरी बॉम्ब दिया गया है, 1 kg का स्टेशनरी बॉम्ब है, देखिए 1 kg का स्टेशनरी बॉम्ब है, एक्सप्लोड इन 3 पार्ट्स हैविंग मासेस 1:1:3 रिस्पेक्टिवली, parts having same mass move in the perpendicular direction with velocity 30 मीटर पर सेकेंड, then the velocity of bigger part। तो ये देखो बेटा, ये एक मास है वह 3 टुकड़े में टूट रहा है। ठीक है, पहले देख लेते हैं ये वाला कितना हो जाएगा भैया, m/5 हो जाएगा। कैसे m/5, रेशियो सम 3:1:5। ये वाला परपेंडिकुलर, ये भी m/5। ये किस वेलोसिटी से जा रहा है भैया, 30 से, और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, 30 से। और ये वाला जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, ये 3m/5 हो जाएगा। इसका पूछ रहा है, तो इसका मोमेंटम कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था कि आप लोग याद रखिएगा, P3 इक्वल टू √P1 का स्क्वायर प्लस क्या, P2 का स्क्वायर बताया था मैंने। शॉर्टकट का मतलब क्या है, ये सब क्वेश्चन जो कॉमन है उसका शॉर्टकट मैं क्लास में आपको बता ही देता हूँ। तो P3 इक्वल टू √P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, 3m/5 V3 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, m/5 30√2 हो जाएगा।
m/5 m/5 कट गया, यानी v3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। ये देखिए 10√2 मीटर पर सेकेंड हो गया, 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं 44 क्वेश्चन में। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg and the table as shown in the figure 0.2. What would be the maximum value of mass of block B so that the two blocks do not move? The string and pulley are assumed to be smooth and massless. तो अभी हमने शॉर्टकट आपको बताया ही था। क्या बताया था? म्यू इक्वल टू क्या होता है अगर रेस्ट पे मास होते हैं? हैंगिंग मास। हैंगिंग मास क्या हो गया? B अपॉन क्या? मास लाइंग ऑन द टेबल। मास लाइंग ऑन द टेबल कितना हो गया? 2। अब ये B कितना है भाई? B कितना है? B है आपका 0.2। क्यों 0.2 है? और ये आपका अपॉन 2 हो गया। शॉर्टकट बताया था ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑन द टेबल कब? जब ब्लॉक अगर रेस्ट पे, अभी जो चेन वाला क्वेश्चन हमने कराया है, सस्पेंडेड मास अपॉन क्या? मास लाइंग ऑन द टेबल। याद किए रहो, सब बहुत कम समय लगता है। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.4 kg हो जाएगा। ठीक है, 0.4 kg की क्या रहा है भाई? 0.4 kg की क्या रहा है? कैसे क्या चीज़ें हैं? एक मिनट देख लेते हैं ज़रा। 0.4 kg आ गया। ठीक है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं 45 क्वेश्चन। अपर हाफ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ। ये देखिए, ये इस तरह से इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा है, ये स्मूथ है और ये रफ है। करा कोई ब्लॉक यहाँ से आ रहा है और यहाँ आके रुक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका जो एक्सेलेरेशन है इसके रिटार्डेशन के बराबर होगा। इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? स्मूथ का g साइन थीटा। इसका रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? -g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब g से g कट गया, साइन थीटा क्या हो गया? 2 साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, या म्यू इक्वल टू 2 टेन थीटा। म्यू इक्वल टू कितना हो गया? 2 टेन थीटा। फिर आ जाइए इसमें, देखिए 46। ए रिजिड बॉल ऑफ मास m, इसमें फिगर नहीं दिया है लेकिन ये फिगर इस तरह से बना हुआ है। ऐसे देखिए, ये नीट का क्वेश्चन है आया हुआ, यहाँ से ऐसे 60 डिग्री पे आ रहा है और फिर 60 डिग्री पे चला जा रहा है। करा दीवार इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? ठीक है, अप्लाई करने का मतलब इम्पल्स। तो ये बताओ इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस कंपोनेंट होगा। इसका भी कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस। तो यानी डेल्टा पी क्या हो जाएगा? 2mv cos 60 हो जाएगा ना। जब एंगल इधर से दिया होता है तो 2mv cos 60 होता है, और जब एंगल इधर से दिया होता है तो 2mv sin 60 होता है। 2mv क्या होता है? sin 60 होता है। तो एंगल इधर से दिया है तो 2mv cos 60, mv cos 60 आप जानते ही, आंसर क्या होगा? mv। 46 का ए हो गया। 47 देखिए क्या करा है? वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास m। देखिए एक टेबल है, इस टेबल पे एक रस्सी जो इस तरह से रोटेट कर रही है। तो बेटा रस्सी में जो टेंशन है वही किसके बराबर होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। तो चूंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो या तो आंसर टेंशन होना चाहिए या तो आंसर mv²/L होना चाहिए। मतलब रस्सी में नेट फोर्स 0 है भाई, तभी तो इक्विलिब्रियम में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है। तो या तो आंसर में टेंशन होना चाहिए या तो mv²/L होना चाहिए। t माइनस mv²/L नहीं होगा, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? t हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इसमें 48 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड वेज ABC ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा शोन इन द फिगर। द वेज इज गिवन एन एक्सेलेरेशन a टुवर्ड्स द राइट। द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा फॉर ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज क्या होगा? तो ये बताइए, जब इसको ये दिया जा रहा है तो इस पर सूडो फोर्स किधर की तरफ लगेगा? ये देखिए सूडो फोर्स m इधर की तरफ हो गया, mg किधर की तरफ होगा? ये इधर की तरफ होगा। ये थीटा है तो बताइए ये क्या होगा? थीटा। तो ये किसके इक्वल हो गया? mg cos थीटा। और ये किसके इक्वल हो गया भैया? mg sin थीटा के इक्वल हो गया। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और ये कितना हो जाएगा? थीटा। ये सॉरी सूडो फोर्स हो गया m में। अब ये किसके बराबर होगा? m cos थीटा के बराबर होगा। अब बताइए अगर इक्विलिब्रियम में है तो mg sin थीटा m cos थीटा के बराबर होगा, यानी m cos थीटा इक्वल टू कितना? mg sin थीटा। क्यों? m से m कट गया, a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? g tan थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इक्वल टू g tan थीटा। तो कौन सा ऑप्शन है भैया? डी वाला ऑप्शन है। अब आइए 49 क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? एक डायग्राम दिया है और कहा जा रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी।
तो ये बताइए, अगर किसी भी पार्टिकल पे इस तरह से, मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया है, कम से कम 3 वेक्टर अगर क्लोज लूप बनाते हैं, बोलो कौन लोग, तो उनका नेट फोर्स क्या होता है, 0। और अगर उनका नेट फोर्स 0 होगा तो उनका वेलोसिटी क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, डी वाला। अब लास्ट क्वेश्चन बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट बॉडी स्लाइड डाउन ए 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन ट्वाइस। हमने आपको क्लास में पढ़ाते वक्त बताया है कि अगर इंक्लाइन प्लेन एक स्मूथ हो और एक रफ हो, याद करो, एक स्मूथ और रफ हो, कुछ भाई जैसे तरीका भी आप जान रहे हैं, कुछ शॉर्टकट भी जानते रहिए, एक क्लास में मैं बताता भी रहता हूं कि एक स्मूथ हो और एक रफ हो, और रफ पे यन टाइम लग रहा है सरकने में, तो म्यू और यन में हमने रिलेशन बताया था। अब ये सब याद रहेगा तो बहुत तेजी से हो जाएगा। म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। देखिए म्यू इक्वल टू 1/1 माइनस एन स्क्वायर। मैंने कहा था कि एक इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, एक इंक्लाइन प्लेन रफ है, तो बेटा क्या कहा था कि अगर इस पे आने में यन टाइम लग रहा है, दोनों समान डिस्टेंस तय कर रहा है, दोनों एंगल समान है, तो रिलेशन क्या होता है, म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। इसको याद रखना। अब यन कितना है, 2 है, तो यन 2 है, तो ये बताओ, अब देखो कितने आसानी से हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन कॉमन है। 3/4, नहीं तो भाई डिस्टेंस का फार्मूला लेके चलो, हाफ ए टी स्क्वायर इस पे, हाफ ए एन टी का स्क्वायर, इस पे एक्सीलरेशन लिखो, इस पे एक्सीलरेशन लिखो, कोई बात नहीं। 3/4 का मतलब 0.75। तो इस तरह से बच्चों ये क्या हो गया, हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ इसमें चलते हैं, देखते हैं कि क्या है कैसे है। तो बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा